हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। चलिए सब लोग जल्दी से लाइव आ जाओ, फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों को दिख रहा होगा, अंतिम वार जीत निश्चित है। ठीक है, तो यह भाई गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके परसों यानी 10 जून को बन सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके 10 जून में 10 जून को जो जैसा पेपर में आएगा हूबहू ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं, तो सफलता आपकी निश्चित है। ठीक है ना, गणित प्लस शिक्षा शास्त्र आपका दोनों है, मैथ एंड पेडागोजी दोनों है। अंतिम वार में जीत निश्चित है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय श्री श्याम। मन लगा के सीखेंगे, अंतिम वार है, हार नहीं माननी है, जीत निश्चित जाना है। उसके लिए जरूरी है कि आप लोग मन से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, जहां ना समझ में आए वहां पूछें और अच्छा करने का प्रयास करें। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय श्री श्याम। बिल्कुल बिल्कुल मेहरम कुरैशी में निश्चित रूप से बिल्कुल हम पीडीएफ सभी लोगों को अवेलेबल कराएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय श्री श्याम। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम नई ऊर्जा के साथ में। मुस्कुराते रहिए, नई ऊर्जा के साथ आप लोग करने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जैसे पिछली बार बना था 2019 में, उसी के मॉडल पे कार्य वाला सवाल बना था। तो श्याम एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, राम उसी कार्य को 15 दिनों में करता है और भुवन उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। वे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे वह बताना है सबको। ध्यान से सब लोग क्वेश्चन का उत्तर करना करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय श्री श्याम। तो भाई देखिए यहां 3 की बात है, राम किसी कार्य को 30 दिन में और श्याम किसी को 30 दिन में, राम उसी कार्य को 15 दिन में और भुवन उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला हमने आपको पहले भी बताया, जब 3 लोग हों तो एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसा हमने आप लोगों को बताया है। तो क्या करिए भाई, 30 दिन 15 दिन और 30 दिन 15 दिन और क्या कर लीजिए अब 10 दिन बटे क्या करिए 30 गुणे 15 प्लस 15 गुणे 10 प्लस आपका 10 गुणे 30। इतनी बातें हुई, बातें समझ में आई। तो कितना हो गया आपका, चाहे तो आप सीधे सीधे ऐसे ही रखे रहेंगे और चाहे तो आप गुणा कर दे। ठीक है ना, 15 तियां 45 बटे क्या हो गया, ये कितना हुआ 15 तियां 45 450 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 150 हो गया, ये क्या हुआ आपका 300 हो गया। तो आपका 450 और 150 कितना हो गया आपका 600, 600 300 कितना हो गया 900। डबल जीरो कट गया और ये 9 पचे 45, यानी उत्तर कितना आ गया 5। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 दिनों में। समझ में सबको आया होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय श्री श्याम। भूपेंद्र साहू जी, गुड़िया चंद्रा, दीप्ति, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि बच्चों की उम्र में पिता की उम्र जोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। पिता की आयु, एक सवाल आपके औसत का बनेगा निश्चित रूप से, एक सवाल आपके औसत का बनेगा निश्चित रूप से। तो आप लोग यह भी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। देखिए अगला है 5 बच्चों की, देखिए 5 बच्चों की औसत आयु कितनी है 8 वर्ष है। तो 5 लोगों का जो योग होगा कितना होगा 8 पंचे 40, योग कितना होगा आपका 40 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यदि बच्चों की उम्र में पिता की उम्र जोड़ दी जाती है। पिता की उम्र हम लोग मान लेते हैं क्या यक्स है, पिता की उम्र, पिता की आयु कितनी है मान लेते हैं क्या यक्स है। ये बच्चों की योग है, उम्र का योग है, इसमें पिता की उम्र जोड़ देते हैं यक्स। तो अब लोग कितने हो जाते हैं, पहले 5 थे, अभी 5 1 6 लोग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उनकी औसत उम्र आज जोड़ दे जाने पर उनकी औसत उम्र कितने 15 वर्ष हो जाती है। अभी कितना हो जाता है 15 वर्ष हो जाता है। तिरक गुणा कर दीजिए, 15 छक्का 90, 40 प्लस यक्स, तो यक्स का मान क्या हो गया 90 में 40 गया 50, अर्थात पिता की उम्र हो गई 50 वर्ष। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए। बेहतर हेमंत जी, सुपर, बहुत बढ़िया। नमन जैन जी, भावना कौशल,
आ चुका है भाई, आ चुका। पचास, चलिए बिल्कुल आ गया है। क्वेश्चन क्या था, यदि प्रेक्षणों 25, 29, 25, 32, 24 और यक्ष का माध्य 27 है, इन प्रेक्षणों की माध्यिका क्या होगी, इन प्रेक्षणों की माध्यिका क्या होगी वह बताना है। तो भाई देखिए, आप पहले क्या माध्य निकालिए। माध्य मतलब औसत, माध्य मतलब औसत होता है। माध्य कितना दिया है, 27 दिया है। कुल संख्या 1 2 3 4 5 6, कुल संख्या क्या दी है, 6 दिया है। तो 25 प्लस 29 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 24 प्लस यक्स, ठीक है ना। तो संख्याएं कितनी 6 है, 25 है, 29 है, 25 है, 32 है, 24 है और यक्स है। इतनी संख्याएं दी हुई है, इतनी संख्याएं दी है। तो क्या कर लिए, तिरक गुणा कर लीजिए। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 4 16 हो जाएगा। 6 सत्ते 42, 6 दूना 12 4 16 हो गया, ठीक है ना। इतनी बातें सबको समझ में आ रही होगी। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 9 5 14, 9 5 14, 14 5 19, 19 2 21, 4 25, 2 2 4 3 7, 2 9, 2 11, 2 13, 135 प्लस यक्स। अब 162 बराबर हो गया आपका 135 प्लस यक्स। अब उसके बाद निकाल लीजिए क्या, यक्स का मान निकाल लीजिए। 12 में से 5 गए 7, बचा 5, 5 में से 3 गए 2, तो यक्स का मान कितना हो गया, 27। यक्स का मान जब 27 आ गया तो क्या निकालिए आप, अब निकालना क्या, माध्यिका। तो माध्यिका के लिए पहले क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो पहले क्या रखेंगे, सबसे पहले 24 रखेंगे, फिर 25 रखेंगे, फिर 25 से 25 रखेंगे, फिर 29 रखेंगे और फिर 27। पहले 27 क्योंकि 27 आ चुका है, पहले 27 फिर 29 फिर 32। कुल संख्याएं कितनी हो गई, 6। तो कुल सम संख्या माध्यिका निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। संख्याएं कितनी हैं, सम है। जब सम रहे तो क्या हो, जो बीच वाली दो संख्याएं बनती है, 2 देखिए इधर हो गया, 2 इधर, बचा क्या बीच में 25 और 27। तो 25 प्लस 27 जोड़ करके 2 का भाग कर दीजिए, 7 5 12 हो गया। उसके बाद फिर 2 2 4 1 5 हो गया बटे 2, तो कितना हो गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 छंग 12, अर्थात कितना हो गया, 26। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी 26। सही उत्तर क्या आपका, ऑप्शन नंबर सी 26। समझ में सबको आया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में सबको। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यह वर्ग 3 के लिए तो है ही, साथ में यह क्वेश्चन आपके वर्ग 2 में भी बन सकता है, वर्ग 2 में भी बन सकता है। यह प्रश्न आपके वर्ग 2 में भी बन सकता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चले। अगला जो दिया है प्रश्न, एक वृत्त में निहित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल, अगर मैं यूं कहूं कि यह सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह सवाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ग 3 के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप वर्ग 3 की तैयारी करते हैं तो। यह बन जाएगा आपके एग्जाम में। एक वृत्त में निहित एक समबाहु त्रिभुज, एक वृत्त, एक मान लिया वृत्त हो गया, ठीक है ना। यह मान लिया हमने क्या कि यह वृत्त हो गया, ठीक है, ये वृत्त हो गया। एक वृत्त में निहित समबाहु त्रिभुज, इस तरह से ऐसे मान लिया हम, ठीक है ना। एक वृत्त में निहित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम मान लेते हैं, चाहो तो आप मान लो कि भुजा क्या है, ए है, ठीक है। फिर उसके बाद जब भुजा ए हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हो, ए केंद्र हो गया। देखिए समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है क्या, 4√3,
दिया है क्या 4√3 और यहाँ √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3 काट गया, 4 चौका 16 और 16 को वर्गमूल 4 हो गया, यानी भुजा हमें कितना पता चल गई, भुजा पता चल गया 4, मतलब ये भुजाएं कितनी हो गई, वह 4 हो गई। इतनी बातें पता चली। अब उसके बाद क्या कर रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए भाई। क्या निकालिए, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला πr² होता है। तो यही एक फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या का एक फार्मूला होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या का फार्मूला होता है भुजा √3। क्या होता है, भुजा √3। ये फार्मूला होता है भुजा √3, और भुजा आपको मिल गया क्या 4, तो √3। अब ये त्रिज्या हो गई। निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला πr² होता है। πr², उत्तर पाई में ही लाना है, तो पाई गुणे r का मान क्या है, 4 है बटा √3। r का मान क्या है, 4/√3, 4/√3 का वर्ग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, पाई 4 चौका 16/9, अर्थात हो गया क्या 16/9 पाई। उत्तर 16/9 पाई उत्तर आपका 16 सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, √3 का वर्ग 3 होगा। √3 का वर्ग क्या होगा, 3 होगा। √3 का देखिए यहाँ पे √3 का वर्ग क्या होगा, 3 होगा। 16/3 पाई हो, 16/3 पाई। तो सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, 16/3 पाई। यह सवाल आपके एग्जाम में आएगा, यह सवाल आपके एग्जाम में आएगा, सब लोग जानते रहेंगे। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। देखिए यह क्या था, एक वृत्त में निहित एक समबाहु त्रिभुज। तो मैंने क्या किया, वृत्त बनाया, उसमें एक समबाहु त्रिभुज बनाया। समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसकी फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 या √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। √3 कट गया तो बचा क्या, 4 चौका 16, तो भुजा स्क्वायर बराबर 16, तो 16 को वर्गमूल 4 होता है, तो भुजा बराबर 4 हो गया। अब हमें चाहिए क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, उसके लिए त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या होती है भुजा बटा √3, मतलब 4/√3। त्रिज्या मिल गई 4/√3, तो πr², पाई उससे पाई में उत्तर लाना है, तो पाई गुणे आपका त्रिज्या का मान क्या हो गया, 4/√3, 4 चौका 16, √3 का वर्ग 3 हो गया, 16 π/3, अर्थात सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य युग्म नहीं है। अभाज्य युग्म क्या होता है, सब लोगों को पता होगा। कौन सा अभाज्य जोड़ा नहीं है वह बताना है, कौन सा अभाज्य जोड़ा नहीं है वह बताना है। अभाज्य युग्म का मतलब ये जानते रहेंगे कि जो लगातार हो, जिनके बीच का जो अंतर है वह क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है ना, उसे ही बोलते हैं क्या, अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म एक शब्द है, जानते रहेंगे, अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म में क्या होता है कि जो 2 क्रमागत संख्याएं हों और दोनों अभाज्य संख्या हो, उनके बीच का अंतर 2 हो, वही क्या है आपका अभाज्य युग्म। तो 197, 199 ये तो आपका अभाज्य है, और बीच का अंतर भी क्या है आपके 2 है, इनके भी बीच का अंतर 2 है और अभाज्य है, इनके बीच का भी अंतर 2 है, क्या है, अभाज्य है। बट देखते हैं 169 के बीच का अंतर 2 तो है, लेकिन 169 आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती है। 14 का वर्ग करेंगे 169 हो जाए, सॉरी 13 का वर्ग करेंगे तो 169 हो जाएगा, 13 का वर्ग 169, इसलिए यह युग्म नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल, जिनके बीच का अंतर 2 हो। अगले प्रश्न की बन जाना है आपके एग्जाम में। आज यूनिस में हम जितने भी क्वेश्चन संभावित लिए गए हैं वो एग्जाम में आपके बन सकते हैं, तो सबसे मेरी विनती रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मन लगा के देख लीजिए, आपके काम बन सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला जो प्रश्न है, 1 और 50 के बीच कितने अभाज्य युग्म हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है।
1 और 50 के बीच में कितने अभाज्य युग्म है, वो भी बता दीजिए आप लोग। 1 और 50 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और 50 के बीच में कितने अभाज्य हैं, तो ध्यान से समझिएगा। पहले अभाज्य कितने अभाज्य युग्म है, मतलब जोड़े हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, जिनके बीच का अंतर क्या हो, वह 2 हो। तो क्या पहला 3 5, फिर क्या ले लीजिए 5 7, फिर क्या ले लीजिए आप 11 13, 11 13, फिर क्या ले लीजिए 17 19, फिर क्या ले लीजिए आप 17 19 के बाद आप ले लीजिए 29 31, 29 31 के बाद 41 43 भी तो है आपका, 41 43। इतनी संख्याएं 1 से 50 बनती हैं युग में। 1 2 3 4 5 6, यानी सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी 6। समझ में सबको आया होगा। सही उत्तर क्या हो गया 6। बहुत बढ़िया प्राची तिवारी, शिवांकी गुप्ता, शिल्पू सेन। अगले यह क्वेश्चन आप लेंगे थोड़ा सा नए, बट एग्जाम में बन सकते हैं। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, दिया है एक अर्ध, यह बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। खैर आज सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण लिए गए हैं। एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल 30,800 है। अर्धवृत्त को आप ऐसे समझिए, ऐसे, ठीक है ना। एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल 30,800 वर्ग मीटर है, तो खेत का परिमाप क्या होगा, और पाई का मान 22/7 का प्रयोग करिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है, 2πr। अर्धवृत्त 2 से भाग कर दीजिए, 2 2 कट गया, ये πr। पाई आर बराबर क्या कह रहा है, 30,800 है। पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर 30,800। 22 एकन्नम 22 हो जाएगा, 22 एकन्नम 22, 10 में 2 गए 8, 22 चौको 88, डबल जीरो हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, आर बराबर कितना हो गया, यहाँ पे, यहाँ देखिए सही है ना सब कुछ। हाँ क्या कहा है आपका, एक अर्धवृत्त, ठीक है, सॉरी गलती, देखिए परिधि, मैं भूल से यहाँ पे क्या लगा दिया, अर्धवृत्त के खेत का क्षेत्रफल दिया है, मैंने परिधि लगा दिया, भूल हो गई। देखिए गलती हो गई। देखिए यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr² होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला πr²। अब πr² होता है, तो हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 से भाग कर देंगे, बराबर क्या 30,800। उसके बाद क्या करेंगे, हम तिरिया गुणा कर देंगे, πr² बराबर 2 गुणे 30,800। पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, r² 2 गुणे 30,800। अब 22 को कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 एकन्नम 22 हो जाएगा, 22 एकन्नम 22 हो जाएगा, फिर 22 चौको 88 हो जाएगा, 1400 हो गया। अब क्या हो गया, r² बराबर क्या हो गया, तिरिया गुणा कर देंगे, 7 दूना 14, 14 गुणे 100 कर लो आप, मतलब एक ही है, 1400 मतलब 14 गुणे 100। अब r बराबर क्या हो गया, ये स्क्वायर है तो 14 इधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, 14 गुणे 14 मतलब 196। 196 का वर्गमूल क्या हो गया, 14 हो गया, 100 को वर्गमूल 10 होता है, यानी r का मान कितना हो गया, 140। r कितना हो गया, 140। r मतलब क्या, त्रिज्या, ये 140 है, 140 ये है और 140 ये है, पूरा व्यास हो गया 280, अर्थात 140 हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, खेत का परिमाप बताइए। परिमाप का फार्मूला होता है 2πr। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है ना। परिमाप यानी परिधि, ठीक है ना, लेकिन किसके, वह वृत्त का परिमाप का 2πr होता है। ये तो अर्धवृत्त है, तो 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 2 2 कट गया, पाई का मान 22/7 रखिए, और r का मान क्या दिया है, r का मान निकाल लिए हो आप क्या, 140। r का मान निकाल लिए हो क्या आप 140।
तो 7 दूना 14, ये 20 हो गया, तो 22 दूना 44, 440 हो गया। 440 क्या हो गया, यह जो 440 है यह क्या है, यहाँ से यहाँ तक का है, क्योंकि अर्धवृत्त है ना, यहाँ से यहाँ तक का है क्या, 440। 440, जबकि परिमाप का मतलब क्या, जहां से चला है वहां तक पहुंचे भी, मतलब इतना तो हो गया, लेकिन ये शामिल नहीं है। और ये क्या है, व्यास है, वो 140 140 यानी 280 है, तो क्या है 280, इसमें 280 जोड़ेंगे भी तो क्या हो जाएगा, 0 8 4 12 4 2 6 1 7, यानी 720। सही उत्तर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, 720। ठीक है, ओके प्रकाश जी, इसी चैनल पे मिल जाएगा, प्रकाश जी इसी चैनल पे मिल जाएगा, इसी चैनल पे देखेंगे, मिल जाएगा आपको। बिल्कुल अंजलि शर्मा, 3 पाई आर होता है, 100% होता है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए आप इस तरह से कर रहे हैं ना, बात एक ही, व्यवहारिक तरीके से समझें। 3 पाई आर हो गया, बात सही है, लेकिन आप इस तरह से करें तो बात एक ही है, चाहे 3 पाई आर करके करिए चाहे इस तरह करिए, दोनों का मतलब एक ही है। राहुल कुमार सिन्हा, उस कंडीशन में भी आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, अगर 1 से 100 तक की बात आ जाएगी तो। $280 कहां से आया, 280 भाई, जब ए 140 है, त्रिज्या 140 है, तो पूरा जुड़ेगा मैम, पूरा जुड़ेगा। 140 140 क्या हुआ, 280 हुआ। ये सवाल एग्जाम में बनेगा, सब लोग जानते रहेंगे, यह सवाल आपके परीक्षा में बन जाएगा, ये बात जानते रहेंगे सब लोग, निश्चित रूप से आएगा। देखिए कोई और तरीका क्लेश्वर साहब मैम, यह समझाने के लिए बताया मैंने इतना ज्यादा, और बाकी बड़े आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, सवाल को समझ गए, सबसे बड़ी बात है सवाल की समझना। अगर आप ये सवाल समझ गए तो आप काम बना लेंगे। क्या दिया था, अर्धवृत्त दिया था, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वृत्त का होता है, अर्ध 2 का भाग कर दीजिए। अगर आप समझेंगे तो आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, ये समझाने में बड़ा हो जाता है। क्या बात है नंदा मैम, ओके चलिए बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला प्रश्न जो दिया गया है, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। ध्यान से सब लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। 140 त्रिज्या था भाई, आया सॉल्व करने पे। देखिए आपका यहां पे क्या है, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि हुई, तो खरीदा कितने में था, तो निकालना क्या, क्रय मूल्य। जब भी क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करते हैं, ऊपर क्या रखिए, 100 रखिए, ऊपर क्या रखिए, 100 रखिए, उसके बाद नीचे क्या रखते हैं, ऊपर क्या रखिए, 100 रखिए, नीचे क्या रखेंगे हम लोग, अगर हानि हुई है तो 100 में से घटा के, अगर आपका लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ के लिखिए, ये हानि हुई है तो 100 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में 25 घटा देंगे 75 हो जाएगा, गुणे विक्रय मूल्य जो बेचा गया है 720, 25 चौको 100, 25 तिहाई 75 और 24 तिहाई 72, ठीक है ना, बात समझ में आया। उसके बाद फिर 24 चौको 96 यानी कितना हो गया, 960, 960 रुपए में खरीदा गया, तो कह रहा वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि 25% का लाभ हो। तो भाई 960 का 25% निकाल करके, 960 का 25% निकाल करके 960 में जोड़ दीजिए तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे कर लो, 960 का 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 25% का मतलब 1/4, 25/100, 25 चौको 100, 1/4, और ये क्या हो गया, 96 है भाई, ये क्या है, 96 है, तो क्या हो गया, 4 दूना 8, 4 चौको 16, 240, 24 चौको 96 होता है। फिर उसके बाद क्या हो गया आपका, ये 240 हो गया, ये कितना हो गया आपका, 240 हो गया। तो वह 960 रुपए था, 960 रुपए खरीदे था, अगर उसे 25% का लाभ कमाना है तो 240 जोड़ करके बेचे, मतलब कि वह कितने में बेचे, 0 6 4 10 9 2 11 12, मतलब वो 1200 रुपए में बेचे तो उसे 25% का लाभ होगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत बेहतर दिव्या जायसवाल, जैकवे, रविकांत, हेमंत यादव जी, बहुत बेहतर।
ठीक है रामेश्वर जी। प्रीति मैम सबसे पहले 1200 सुपर। मोनू शर्मा, मुकेश पटेल, सब लोग बेहतर कर रहे हैं। जीत वाली क्लास है, सब लोग जानते रहेंगे। गणित में यह जीत वाली क्लास है, मतलब इससे बाहर कुछ नहीं। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला जो प्रश्न है वह है क्या, का मान निकालना है। भाई घनमूल है, देखिए यहां पे जो 3 यहां पे दे दिया गया है, 3 जो यहां पे दे दिया गया है, 3 जो मानेंगे 3 यहां मानेंगे उसको, 3 यहां नहीं है, ठीक है ना। 3 फिर कहां है, 3 यहां है, समझेंगे। ये 3 यहां पे है, इसके अंदर है। 3 जो यहां दिया गया है वो गलत है, 3 जो वहां दिया गया वो गलत है। 3 कहां है, यहां पे है। जल्दी से आप सब लोग बताएं। क्या बात है यूनिस मैम। चलिए, तो यहाँ पे 27, 44 और 216, 64/729। तो 27, 44 का जो घनमूल होता है, घनमूल का तरीका हमने ट्रिक बताया है, घनमूल का हमने ट्रिक बताया है। क्या बताया है, 4 किस में आएगा, 4 चौके 16 चौका 64, यानी 4 हमारा आएगा 4 में। याद होगा ट्रिक। 3 संख्या को स्कीप कर देते हैं, 2 बचा, 2 हमारा 1 में आएगा, अर्थात ये -14 हो गया 2744 का घनमूल। गुड़े ये 216, 6 संख्या छक्का 216, ये तो पता ही है सबको। और यह 3 करड़ी में है, 64 का घनमूल क्या हो गया 4, और 729 का 981, 4/9। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। तो भाई 14 छंग कितना होता है, 84, ठीक है ना। और फिर क्या हो गया आपका 84 गुड़े पलट गया 9/4, ठीक है ना। 9 क्या हो गया आपका 4 हो गया। ये क्या हो गया 21 चौको 84, 9 1 9 9 9 दूना 18, 189। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया 189। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में। काल्पनिक संख्या है यह तो। देखिए अगर वो एक घनमूल की बात किया है, यह घनमूल की बात किया है। चलिए बहुत बढ़िया अविनाश जी, बेहतर। प्राची तिवारी बहुत बढ़िया, अति सुंदर मैम। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, बनेगा एग्जाम में, प्राची तिवारी तो बना ही लेंगी। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की, एक सवाल आपका बन सकता है, वह छोटी से छोटी, वह बड़ी से बड़ी, चाहे कुछ भी बने, लगाना एलसीएम ही है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 12, 16, 24, 32 का एलसीएम निकाल दीजिए और हमें बता। पूर्णतः विभाजित हो गया तो वही क्या हो गया, इसका एलसीएम जो होगा वही पूर्णतः विभाजित होगा। अगर एक शेष बचता तो एक जोड़ देते, एक शेष बचता तो क्या करते थे, एक शेष सभी कंडीशन बचता तो एक जोड़ देते। यहाँ सीधा सीधा पूर्णतः विभाजित की बात किया है रत्ना, और कुछ कहा नहीं है। तो सीधा सीधा इसका एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम जो हो जाएगा वही उसका उत्तर होगा। घनमूल तुरंत कैसे निकालते हैं, इसके लिए ट्रिक हमने संगीता मैम बताया हुआ है, इसके लिए हमने ट्रिक बताया हुआ है आपको। बातें समझ में आई। तो घनमूल कितना हो गया, प्राची तिवारी ने बता दिया कि 96। तो सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर 96, इनका घनमूल क्या हो गया 96। सॉरी एलसीएम, इसका लघुत्तम समपूर्णक। घनमूल तो पिछले क्वेश्चन की बात रही, इसका जो एलसीएम हो गया लघुत्तम समपूर्णक 96। तो सही उत्तर क्या हो गया 96। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में बन जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमारे यहाँ के लोग जो पढ़े हुए हैं 1 सेकंड में बताएंगे, यह गारंटी हमारी है। ऐसा सवाल अगर बन गया तो वह 1 सेकंड में, ऐसा क्या कैसे भी बने इस टॉपिक पे हमारे यहाँ पढ़ने वाले निश्चित बना लेंगे, 100% बना लेंगे। वो कैसे भी हो, शेषफल ज्ञात करना हो तो भी बना लेंगे, संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो तो भी बना लेंगे निश्चित रूप से। क्या होगा 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। और इनिस मैम ने बता भी लिया कि 1 से 100 तक 50-50, क्योंकि उनको पता है जो अंतिम संख्या है 100, उसी में 2 का भाग कर दीजिए, 50 आएगा, एक बार और 50 लिख दीजिए। अगर 1 से 1000 होता तो 1000 में 2 का भाग करते, 500 आ जाता, फिर 500 हम लोग लिख लेते। अगर वही 1 से 10 तक संख्या का योग ज्ञात करना होता, 2 में भाग करिए, 10 में 2 का भाग करिए, 5 आएगा, एक बार और 5 लिख लीजिए। अर्थात इकाई के स्थान पर अगर इस तरह कंडीशन 10, 100 और आपका 1000 और 10000 की कंडीशन में हो तो सीधे सीधे अंतिम संख्या में 2 का भाग करिए और वो संख्या दोहरा दीजिए, जो आए उत्तर
समझ में आया? बहुत बढ़िया, सबको ज्ञान है, बहुत अच्छा। सब लोग निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर वाली कंडीशन है, अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। गायत्री कुर्रे, लक्ष्मी कोसले, शिवांकी गुप्ता, स्नेहा साव, रितु साहू, नाज परवीन मैम बहुत बेहतर कर रही हैं, बहुत बढ़िया नाज परवीन मैम। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला भी प्रश्न बहुत ही सुंदर है, इसी तरीके से प्राची बनेगा। और प्राची वगैरह सब या जितने लोग भी पढ़ रहे हैं ये उंगलियों पे सवाल करेंगे, सब लोग कॉपी पेन से करते हैं, उंगलियों पे मैम बस केवल कैलकुलेशन कर लेंगी, वो भी 10 सेकंड में। तो क्या है, राधा एक व्यापारी, राधा एक परीक्षा में अधिकतम अंकों में से 225 अंक प्राप्त करती है, लेकिन वह 50 अंकों से असफल रहती है। 225 प्राप्त की, ऐसे ही करेंगे एग्जाम में, 225 प्राप्त की और 50 अंकों से असफल रही, मतलब 50 अगर वह मिल जाता तो पास हो जाती है यूनिस मैम। इस तरह का आप बहुत किए हैं सवाल, तो 50 अगर जोड़ दिए तो पास हो जाएंगे नीलिमा मैम। यदि उसे अधिकतम अंक 60 प्राप्त होते, अगर वह जितना भी पूर्णांक है अगर उसका 60% पा जाता तो उत्तीर्ण अंक से 25 ज्यादा हो जाता, तो -25 कर लीजिए, 25 ज्यादा हो जाता, क्या कर लीजिए आप -25। जैसे अब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। 225 और 50 कितना होता है, 275 होता है। अब ये 60% माइनस क्या हो गया 25, भाई ये 275 -25 से इधर चला जाएगा, +25 हो जाएगा, 275 में 25 जुड़ जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 बराबर क्या हो गया, 60%। हमारा मकसद क्या है निकालना, हमारा मकसद निकालना 100% है। तो 100% के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 30 से भाग कर देते हैं, तो ये क्या हो गया 100, ये 30 दूना 60, ठीक है ना। बात सबको समझ में आई। यहाँ पे क्या हम लोग भाग किसके किए कि हमारा मकसद क्या हो गया, ये 60% है और इधर क्या है आपका 300 है, तो दोनों तरफ 3 से भाग किए, 300 हो गया, 3 क्या हो गया आपका, ये 100 हो गया, ये 20% हो गया। दोनों तरफ हमने 3 से भाग कर दिया, 100 हो गया, 20% हो गया। निकालना क्या है हमें, 100% है, तो हमें इधर भी 5 का भाग कर गुणा कर दिए, इधर भी 5 गुणा कर दिए, तो 500 हो गया और इधर क्या हो गया 20 पंचे 100, तो 100% बराबर कितना हो गया 500। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए 500। उम्मीद करते हैं बातें सबको समझ में आई होगी। क्लियर, उम्मीद करते हैं बातें सबको समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया, यूनिस मैम, मन्ने पटेल, सविता साहू, भारती, सुरभि सिंह, नीलिमा मैम, भावना सिंह, भावना कौशिक, बहुत बढ़िया। सबसे पहले इस क्वेश्चन का उत्तर प्रतिमा सोनमन, हेमा विश्वकर्मा उसके पहले बता चुकी मैम, 600 लेकिन बता दिया था, उस पिछले क्वेश्चन का था, वो पिछले क्वेश्चन का था। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले अगर कोई उत्तर बताया 500 तो वो नीलिमा मैम है। नीलिमा मैम की जस्ट पहले भावना कौशिक ने भी बताया था इस क्वेश्चन का उत्तर। सुरभि सिंह मैम बहुत बढ़िया, प्राची तिवारी, पुष्पा, लक्ष्मी कोसले, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न के उत्तर में बात करूं, साधारण ब्याज पर एक मूलधन 10 वर्षों में कितने वर्षों में उसी दर पे यह क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। मैं सवाल इसके लिए पढ़ रहा हूं इस तरीके से कि आप लोग देखोगे ना तो यह भी 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। इस तरह का कल परसों छपेगा पेपर में, आप लोग 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाएंगे, ये मुझे पता है, 5 सेकंड। इसलिए मैंने सवाल को इस तरह से पढ़ा क्योंकि आप लोगों को नजर पड़ी कि उत्तर पे पड़ा कि 10 दिया, 10 नीचे रहेगा, फिर उसके बाद क्या है 2 गुना 2 में से 1, 2 यानी 1/10 और 3 में से गए 2, 2/x, त्रियक गुणा कर दिए, गुणा कर दिए तो क्या हो गया 20। ये एकदम मौखिक बनाएंगे आप लोग। भावना कौशिक मैम सुपर, प्राची तिवारी बहुत बढ़िया। इस सवाल मौखिक बनने वाला है। तो क्या एक जो नए फ्रेशर हैं उनके लिए साधारण ब्याज पर एक मूलधन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में उसी दर पर या 3 गुना। कल पूरा गणित पढ़ाया था भाई, इस तरीके का सवाल बताया था, आप लोग देख लीजिएगा जो ना देखे होंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना होता है 2 - 1 बटे कितने वर्षों में, 10 वर्षों में, गुणे 100 कर लीजिए। आप इतना एक्सपीरियंस हो गया है, अगर 2 कंडीशन है तो आप 100 ना करिए, 2 स्टेटमेंट बन रहा है तो 100 ना करिए क्योंकि 100 कर ही जाना है। फिर क्या 3 गुना 3 - 1 बटे यहाँ मान लीजिए x गुणे क्या कर लीजिए 100, 100 कट गया, 2 में से गए 1, 1/10, 3 में से गए 2, 2/x, x बराबर क्या हो जाएगा 10 दूना 20, x बराबर 10 दूना 20। तो उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी 20 वर्ष।
बेहतर सब लोग बेहतर करेंगे। मुझे पता है कि मान रखेंगे आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट का अच्छे नंबर ला करके, बहुत बेहतर नंबर ले आकर के इंस्टीट्यूट का आप लोग मान रखेंगे, हम लोगों का सम्मान रखेंगे। अगर आप लोग जितना बेहतर नंबर आएगा आप सबका, उतनी बड़ी कद हम लोगों का ऊंचा होगा, उतने हमारे इंस्टीट्यूट का नाम होगा और प्लस आप लोगों का नाम होगा। ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग निश्चित रूप से परीक्षा में बहुत बेहतर करेंगे। अच्छा वर्षा मैम, ठीक है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला प्रश्न जो दिया है 4 घंटियां, ये भी क्वेश्चन शायद छपा हुआ है आपके पेपर में। ये 4 घंटियां एक साथ बजती हैं और क्रमशः 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे 8 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? बहुत बढ़िया सवाल है। ये भी शायद आपके एग्जाम में, ये पेपर में छपा हुआ है, इसलिए यह दिया गया है। तो जी पूजा साहू मैम, धन्यवाद। शिल्प हुसैन मैम, बात समझ में आई? तो 4 घंटियां एक साथ बजती हैं, क्रमशः 12 सेकंड और 15 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड। इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 12 15 20 30 का जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वह 60 सेकंड हो जाएगा। 60 सेकंड, ठीक है ना? बातें समझ में आ गई? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब क्या करना है कि 8 घंटे में, 8 घंटा, इसको पहले आप सेकंड बना लो। तो 8 घंटे में अगर हमें सेकंड बदलना हो तो क्या करेंगे भाई? 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, यानी 3600 से डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। 0 0 8 छंग 48 होता है, आप लोग जान रहे हैं, अच्छे से जान रहे हैं। 8 छंग 48 हो गया, 8 त्रिक 24, 24 4 28, 8 छंग 48, 8 त्रिक 24, 24 4 28, 28,800 यह सेकंड हो गया, 28,800 सेकंड। अब क्या कह रहा है? वह एक साथ कितनी बजेंगी? उसके लिए घंटी बजने की संख्या अगर निकालनी हो, घंटी बजने की संख्या आपको चाहिए, तो क्या करिए? 28,800 में यही 60 का क्या करिए? भाग कर दीजिए। तो 0 0 हो जाएगा, उसके बाद 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 48 हो जाएगा, 480। यह क्या है? अभी क्या उत्तर आया? 480। लेकिन वह क्या कहा है कि वह कितनी बार बजेंगी? वह 480 बार बजेंगी। लेकिन क्या वह जब पहले एक साथ, यहाँ पे देखिए 4 घंटियां एक साथ बजती हैं, ठीक है ना? तो जो पहली बार जब स्टार्ट किया तो भी एक साथ बजी थी, तो वह 480, उसके बाद 480 बार बजेंगी। तो टोटल कितनी बार बजेंगी? तो 480 में एक जोड़ देंगे, अर्थात 481 बार बजेंगी। सही उत्तर क्या आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 481। 481। लखनलाल पटेल निश्चित रूप से एकदम सही बताया है लखनलाल जी हमारे। जैकवे ने भी हमारे एकदम सही बताया है, और सब 480 ही बता दिए थे भाई, जबकि 481 होगा। सबसे पहले हमारे जैकवे ही बताए हैं। सबसे 19 में हम थोड़ी सी गलती हो गई, तो यहाँ पे एक जोड़ करके, क्योंकि शुरुआत में तो वह एक साथ शुरू हुआ ना, उसके बाद वो 480 बार बजा, उसके बाद वो 480 बजा, लेकिन शुरुआत में तो एक बार बजा था ना, तो एक जोड़ेंगे 481। सवाल में यही एक थोड़ा लॉजिक है। हेमंत जी, कुछ नहीं करना था। एसएस मोटिवेशन सीधा सीधा क्या करना है, ये आपको एलसीएम निकाल लीजिए, फिर भाग कर दीजिए। भाग करने के बाद क्या करिए, उसमें जो है एक जोड़ दीजिए, क्योंकि एक साथ वह शुरू की थी ना। बात समझ में आई? इसलिए सही उत्तर क्या हो गया आपका? 481। क्लियर? सबको समझ में आया? राजश्री की क्लास बोल रहे हैं कि केवल मैम लोगों का नाम ले रहे हैं और बॉय लोगों का नहीं। ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। राजश्री क्लासेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे यहाँ कि केवल क्या कहते हैं कि केवल वो क्या कहते हैं कि केवल लड़कियों का नाम ले, लड़कों का नाम न ले। ऐसी कोई भावना मन में नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, हाँ, शुरू के कुहू मैम बिल्कुल शुरू का ही बोल गई थी। बातें समझ में आया? तो एलसीएम निकाल करके भाग दे करके एक जोड़ देना है। अगले प्रश्न की भी बात करूं, अगला दिया है एक आयत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर है। यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई क्या है? यह सवाल बहुत आसान आपको दिया गया है, आप लोग जल्दी से कर ले, निश्चित रूप से हर कोई कर पाएगा। बिल्कुल एकदम अविनाश जी ने एकदम सही कहा, मतलब श्री भागवत जी की कथा ने एकदम सही कहा। गणित में गलत मतलब गलत और सही मतलब नंबर है। बिल्कुल सही जी प्रीति मैम। बिल्कुल विजय जी। अगला, अगले प्रश्न की जी बिल्कुल शाश्वत जी देख रहे हैं ना भाई,
तो मैं तो यहाँ अविनाश, शाश्वत या योगेंद्र सिंह का, इन सब का नाम जबान पे रहता है। और श्वेता मैम करें एक ही क्यों जोड़े, श्वेता मैम का आंसर जो क्वेश्चन पूछती हैं सबसे हट के रहता है। श्वेता गुप्ता मैम की बात कर रहा हूँ, मैम रायपुर से हैं। तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है मैम की, वर्ग 2 वर्ग 3 की। थोड़ी समस्याएं मैम के साथ में रहती हैं लेकिन तैयारी बेहतर है। तो मैम एक बार जरा सोचिए, साथ में एक साथ चलना शुरू की थी, तो पहले वाला जो था वह उसमें नहीं था, उसके लिए अलग से एक बार जोड़ते हैं घंटी योग में। तो एक आयत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, चौड़ाई मान लीजिए x, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x। इनका गुणनफल कह रहा है क्या होगा, मतलब क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 7200। ठीक है, इससे सरल सवाल नहीं मिलेगा अगर एग्जाम में आ गया तो। 2x² बराबर क्या 7200, तो कितना हो गया 3600। x बराबर क्या हो गया 60 मीटर। तो सही उत्तर क्या हो गया, चौड़ाई ही पूछा था, चौड़ाई हमने माना था x, तो सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी 60 मीटर। ये बहुत आसान है, शायद एक आध सवाल आपके आसान भी ऐसे दे देगा। बहुत आसान, बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, बेहतर। चल के होरी साहू जी बहुत बढ़िया युवराज जी, मिनी मैम बहुत बढ़िया। चलिए सुहानी मैम, सुधा त्रिपाठी। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला जो प्रश्न है वह है क्या, एक घन जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है। देखिए एक सवाल आपके, देखिए एक सवाल आयत से बनेगा। जो आयत मैंने दिया, मतलब यूनिस में मेरे कहने का मतलब यह है कि आयत से रिलेटेड एक प्रश्न बनेगा, आयत और वर्ग से, इसलिए मैंने आयत दे दिया। ऐसा नहीं कि वही सवाल बनेगा, हाँ उससे रिलेटेड बनेगा। और मुझे लगता है बहुत सारे सवाल आयत और वर्ग के हमने किया है कि एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर है तो वह उसकी लंबाई से अधिक है। ऐसे सवाल मैंने बहुत बार कराया हूँ, उसके लिए मैंने चलिए, तो इस तरीके के सवाल आपके बनेंगे। और एक सवाल आपके घन के बनेंगे, एक सवाल आपके घन के बनेंगे, तो वो भी आप लोग जानते रहेंगे। एक सवाल आपके घन के बनेंगे, वो भी आप जानते रहेंगे। और घन और घनाभ से रिलेटेड जितना हमने सवाल पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपके एक क्वेश्चन बनेगा। घन और घनाभ का टॉपिक वाइज जो मैंने पढ़ाया था याद होगा, उससे रिलेटेड घन और घनाभ से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा। घन के शीर्ष कितनी होती है, कोर कितना होता है, फलक कितने होते हैं, बहुत सारे फार्मूले हमने बताए हैं घन के बारे में और घनाभ के बारे में भी। घन घनाभ से रिलेटेड सारी चीजें मैंने बताई हुई है। एक सवाल आपके एग्जाम में कल के परसों के डेट में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोग यह क्वेश्चन का उत्तर दे पाए, बहुत सारे लोग यह प्रश्न का उत्तर दे पाए। एक घन की भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या 25 गुणे 25 गुणे 25। प्रत्येक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 55 25 55 25 और 55 25 अर्थात 125। सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी 125। एक यहाँ घन से लेने से मतलब ये था कि एक क्वेश्चन आपका घन से बनेगा जरूर, एक क्वेश्चन आपका घन से बनेगा जरूर। तो ऐसे क्वेश्चन प्लीज आप लोग करिएगा जरूर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा एक जरूर। जी शिवांकी गुप्ता, तो एक आप लोग बना जानते रहें, घन घनाभ से मिलेगा, आप लोग कर लीजिएगा। आपको हो सकता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए आया 6 भुजा स्क्वायर, उसके बाद फिर आयतन निकालने के लिए आता है AQ, ठीक है, ये सब चीज़ें आप सबको पता है। और परिमाप घन का निकालने का है, एक फलक का परिमाप सबको पता होगा, एक फलक का परिमाप, चूंकि वो क्या होगा कि 4 हो जाएगा, तो 4 4 8 4 12, तो अगर एक का 4 है तो 4 4 8 4 12 4 16। तो कहने का मतलब क्या होता है, वह सभी क्या होता है वर्गाकार होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर एक 4 है तो एक फलक का, जो मैं एक फलक का बताया परिमाप क्या आपका 12। बात समझ में, अगर 4 मानते हैं तो इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में बनेगा। आपका घन का आयतन जानते रहिएगा, घन का आप संपूर्ण पृष्ठ आप लोग फार्मूला जानते रहिएगा। उसके बाद फिर घन का आयतन दिया है तो उसका घनमूल निकाल दीजिएगा भुजा निकालने के लिए। वो सब चीजें आपकी बनेंगी आपके एग्जाम में। सर कल मैथ का क्लास ले लीजिए। ओके यूनिस में मैं देखता हूं। चलिए बिल्कुल छपेगा।
अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला जो दिया है, अब आ जाते हैं हम लोग पेडागोजी। अब आ जाते हैं पेडागोजी। तो पेडागोजी आप सब लोगों को आता है, पेडागोजी आप सब लोगों को आता है, पेडागोजी ऑलरेडी आप सबको आता है, पहले से सब पेडागोजी आप लोगों को क्लियर है। दिखाई दे रहा है आप सबको कि नहीं? दिखने लगेगा, ब्लैक दिख रहा है, दिखने लगेगा, दिखने लगेगा, दिखने लगेगा। हाँ हाँ दिख रहा होगा, ब्लैक दिख रहा है, ओके। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, दिखने लगेगा, दिखने लगेगा। हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, ब्लैक हो गया है तो कोई बात नहीं है, अभी तो दिख रहा होगा आपको। चलिए, अभी दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो अब आप सब लोग जिम्मेदारी से पेडागोजी के उत्तर ध्यान से और जल्दी जल्दी करने का प्रयास कीजिए। तो सही उत्तर क्या हो गया? गणित में नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों की समझ में अंतराल जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, गलत है, प्रगति रिपोर्ट भरना नहीं, अंत अवधि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है क्या? बच्चों की समझ में अंतराल जानना। सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला प्रश्न जो आपका दिया गया है वह है क्या? अगला प्रश्न जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणित में नैदानिक परीक्षण का है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणित में नैदानिक परीक्षण का है? ठीक है, तो अभी जो हमने जो क्वेश्चन लिए हैं, अभी निदान नैदानिक से रिलेटेड लिए हैं, 10 क्वेश्चन लिए हैं, तो आपका एक क्वेश्चन बनेगा। इसलिए तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणित में नैदानिक परीक्षण का है? सीखने में बच्चों की कमजोरी या अभाव का पता लगाना, बच्चों की प्रगति पत्रक भरना, माता पिता को प्रतिपुष्टि देना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जैसे था वैसे ही। तो सही उत्तर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए, सीखने में बच्चों की कमजोरी का अभाव का पता लगाना, यहाँ पे बच्चों को प्रगति पत्र भरना, माता पिता नहीं। सही उत्तर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो दिया गया है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए भाषा पाठ्यक्रम के अंत में दी जाने वाली परीक्षा क्या है? उपचारात्मक शिक्षण के लिए भाषा पाठ्यक्रम में के अंत में दी जाने वाली परीक्षा, उपचारात्मक शिक्षण के लिए भाषा पाठ्यक्रम में अंत में दी जाने वाली परीक्षा क्या है? सबको पता है, नैदानिक परीक्षा, नौकरी दिलाने की परीक्षा, या उपलब्धि परीक्षण, या स्मृति टेस्ट। सबको मालूम है, जल्दी से सब लोग इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। कंप्यूटर का जो बचा हुआ आज कराएंगे, आज कंप्यूटर की क्लास जो बची हुई है 2 टॉपिक, वो आज पूरा करवाएंगे, परेशान नहीं होंगे। उपचारात्मक शिक्षण के लिए भाषा पाठ्यक्रम के अंत में दी जाने वाली परीक्षा जो है वह क्या है आपकी? नैदानिक परीक्षण। सही उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें, दिया हुआ है, अंक गणित में मौलिक प्रक्रिया के लिए नैदानिक परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? जी.एम. रुच और अन्य, लियो और ब्रूकर, फ्रेड जे. सोनेल एंड जी.टी. बॉसवेल और लेनोर जॉन। तो सही उत्तर क्या हो गया? अंकगणित में मौलिक प्रक्रिया के लिए नैदानिक परीक्षा द्वारा विकसित किया गया था, वो थे आपके जी.टी. बसेल और लेनोर जॉन। सही उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले मैं प्रश्न की बात करूं, अगला दिया गया है आपका, आपने कक्षा 5 के लिए गणित की एक परीक्षा की व्यवस्था की है, अधिकांश छात्र इसमें असफल होते हैं। आपको एक और परीक्षा का निर्माण और व्यवस्था करनी है, तो आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? योगात्मक परीक्षा, मास्टरी परीक्षा, नैदानिक परीक्षा, या रचनात्मक परीक्षा? तो भाई आपके एक परीक्षा में व्यवस्था की है, अधिकांश छात्र इसमें असफल होते हैं, आपको एक और असफल होते हैं, एक और परीक्षा लेनी है, तो पहले क्या करेंगे? हम कौन सा परीक्षण करेंगे? सबको पता है, ध्यान से उत्तर करेंगे इस क्वेश्चन का। सही बात, उनका क्या करेंगे? नैदानिक परीक्षा। सही उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें, अगला जो दिया गया है वह है क्या? गणित शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है? गणित परिशिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है? शिक्षार्थी की प्रगति रिपोर्ट बनने के लिए, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने के लिए,
धीमी गति के अधिगम के कारकों की खोज करने के लिए या अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के लिए। एक ही क्वेश्चन कई रूप में, क्वेश्चन एक ही रूप अलग अलग। क्वेश्चन एक ही रूप अलग अलग। क्वेश्चन एक ही रूप अलग अलग। शिक्षार्थियों को प्रगति रिपोर्ट भरने मतलब नहीं, प्रश्न पत्र से मतलब नहीं, धीमी गति के अधिगम के कारकों की खोज करने के लिए। सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, अभिभावकों के प्रतिपुष्टि से मतलब नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, दिया उपचारात्मक शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? यह अधिगम की कठिनाइयों को दूर करता है, यह निर्देशात्मक कारकों की कमी को पूरा करता है, यह विशिष्ट शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, या उपरोक्त सभी। ध्यान से सब लोग इस प्रश्न का उत्तर करने के। तो देखिए यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो देखिए यह तीनों बातें, ये तीनों बातें क्या है शामिल है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला दिया गया है, हम कह सकते हैं कि का तात्पर्य अधिगम की कठिनाइयों के क्षेत्रों को ज्ञात करने के लिए और उसकी पहचान करने के लिए अधिगम की कठिनाइयों का विस्तृत अध्ययन है। अभ्यास कार्य, उपचारात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण या मूल्यांकन और आकलन। ध्यान से सब लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ओके अंजलि मैम, देखता हूं मैं। श्वेता मैम कह रहे पेडागोजी पढ़ाने में आपकी रुचि कम लगती है। चलिए ओके, हम कह सकते हैं कि का तात्पर्य अधिगम की कठिनाइयों के क्षेत्रों को ज्ञात करने के लिए और उसकी पहचान करने के लिए अधिगम की कठिनाइयों का विस्तृत अध्ययन है। अभ्यास कार्य, उपचारात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण या मूल्यांकन और आकलन। ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर आप सब लोग दीजिएगा। तो सही उत्तर जैसा कि आप सब लोग बता रहे हैं, सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, नैदानिक परीक्षण। देखिए जितने प्रश्न आज लिए गए हैं, जितने प्रश्न लिए गए हैं वो सब आज आपके डेट में एग्जाम में बनेंगे, ये सब लोग जानते रहेंगे। तो आपको गलतियां नहीं करनी है, ऐसे ही आपके एग्जाम में बनेंगे, भटकना नहीं है, ऐसे ही आपके एग्जाम में बनेंगे। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला प्रश्न है, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के उपचारात्मक शिक्षण का, गणित में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा गणित के उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों की प्रतिभा का विकास करना, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना, पाठ्यक्रम के बाहर अध्यापन या पिछड़े छात्रों की व्यक्तिगत रूप से मदद करना। ध्यान से सब लोग इस प्रश्न का भी उत्तर करेंगे। 10 क्वेश्चन पर डायग्नोसिस के हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ध्यान से सब लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। भाई देखिए यहां पे आपको समय नहीं बिताना है, यहां पे पूरा सीखना है, इस चैनल पर पूरा सीखना है, क्योंकि समय कम है, स्पीड रहेगी, जरूरी है। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका 25 का डी, पिछड़े छात्रों की व्यक्तिगत रूप से मदद करना। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, दिया है आपका, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? समय और अवधि पर, समस्या के कारणों को सही पहचान पर, भाषाई नियमों पर या उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। ध्यान से सब लोग करेंगे, ध्यान से सब लोग ऐसे प्रश्न का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। योगेश द्विवेदी, रिया बिल्कुल बहुत बढ़िया, रुमाना परवीन, पूजा साहू, आर के, शीतल कुमार। देखिए ऐसे सवाल ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ वर्ग 3 बनेंगे, वर्ग 2 में भी बनते हैं, वर्ग 2 में भी बनते हैं ऐसे सवाल, ऐसे सवाल आपके वर्ग 2 में भी बनते हैं। तो
ध्यान से सब लोग, सही उत्तर क्या हो गया आपका? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हुआ? तो सही उत्तर क्या हो गया? समस्या के कारणों की सही पहचान पर। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, समस्या के कारणों की सही पहचान करने पर। सही उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला जो प्रश्न दिया है, मूल्यांकन शब्द। अब अगली टॉपिक अपनी मूल्यांकन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आपके परीक्षा में। तो मूल्यांकन शब्द किससे गहन रूप से संबंधित है? अंक, मापन, कठिन या डर? यह क्वेश्चन पहले कराया जा चुका है। ध्यान से सब लोग इस प्रश्न का भी उत्तर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैथ पेडागोजी आपका 12 नंबर का मिल सकता है देखने को। इसमें आपका एक ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादा होने की चांसेस है, कम होने के चांसेस कम है। कम से कम 12 तो रहेगा, 12 रहेगा। तो मूल्यांकन शब्द किससे गहन रूप से संबंधित है? तो मूल्यांकन जो है वह गहन रूप से जो संबंधित है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, वह आपका मापन से। सही उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, मापन से गहन रूप से संबंधित है। सबको बातें समझ में आ रही है? सही उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी दिवांगन जी, प्रतिलेकेश दिवांगन सर, हमारे कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं? अरे भाई, क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो सही उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी हो गया, मापन। अगले प्रश्न की बात करो, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य है? यह पता लगाना कि हमारे छात्र ने कितना गणित सीखा है, यह पहचानना कि कौन से छात्र गणित में कमजोर हैं, पर प्राचार्य और माता पिता को जानकारी देने के लिए उनकी प्रगति का रिकॉर्ड रखना है, या उपरोक्त सभी? बहुत, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? यह भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। सही उत्तर जी, प्रीति मेरे जी, बिल्कुल यूनिस मैम, सही बात है। शाश्वत यादव जी कह रहे हैं कि काश 20 नंबर पेडागोजी आता। बिल्कुल। अब बाकी शाश्वत जी, पेडागोजी या चाहे न्यूमेरिकल आए, आप करेंगे तो 5 से 10 सेकंड में ही। ये सोचिए कि जैसे आपने सीखा है वैसे अगर बन जाए तो 5 से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। चाहे वो पेडागोजी उतना पढ़ने में लग जाएगा, और आप न्यूमेरिकल तो उत्तर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो सही उत्तर क्या हो गया? निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य है? यह पता लगाना कि हमारे छात्र ने कितना गणित सीखा। जी हाँ। यह पहचानना कि कौन से छात्र गणित में कमजोर है। हाँ। प्राचार्य और माता पिता को जानकारी देने के लिए उनकी प्रगति रिकॉर्ड करना, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। समझ में सबको आ गया होगा निश्चित रूप से। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला जो प्रश्न है वह इकाई को पढ़ाना समाप्त करने के बाद आप पढ़ाई गई इकाई में अपने विद्यार्थियों की उपलब्धियों और योग्यता की सीमा निर्धारित करने में रुचि लेंगे। गणित की कक्षा में इस प्रकार के मूल्यांकन को किस रूप में जाना जाता है? नैदानिक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या गैर रचनात्मक मूल्यांकन? ध्यान से आप सब लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल विजय साहू जी, हमारे विजय साहू बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनका सिलेक्शन तय है। जी अंजुम निगर जी, बेहतर। लक्ष्मीकांत जी हमारे बताएं 29 का सी, बहुत तेज पकड़ते हैं हमारे। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, बेहतर। तो सही क्या हो गया? तो क्या हो गया भाई? इकाई को पढ़ाना समाप्त करने के बाद आप पढ़ाई गई इकाई में अपने विद्यार्थियों को उपलब्धि और योग्यता की सीमा निर्धारित करने में रुचि लेंगे। गणित की कक्षा में इस प्रकार के मूल्यांकन को जो अंत में होता है, जो सत्रांत में होता है, उसे क्या कहते हैं? योगात्मक मूल्यांकन। सही उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही हो गया क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करूं, अगला जो दिया गया है, गणित में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? गणित में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है वह बताना है। छात्रों की सूक्ष्म अधिगम कठिनाइयों की पहचान, छात्रों की सूक्ष्म अधिगम कठिनाइयों की पहचान, छात्रों की अधिगम की प्रमुख कठिनाइयों की पहचान, छात्रों के प्रवेश व्यवहार की पहचान, या छात्रों की गंभीर अधिगम कठिनाइयों का निदान करना? ध्यान से सब लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ध्यान से सब लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे।
जी कंप्यूटर क्लास का टाइम जो है वह दिन में 11 बजे वर्ग 3 के लिए है। तो गणित में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, सब लोग जैसा कि बताए हैं, बहुत ही सब लोग अलग अलग कुछ बताए हैं इस क्वेश्चन का उत्तर। तो गणित में रचनात्मक मूल्यांकन की बात यहां थी। तो रचनात्मक मूल्यांकन की जो है वह क्या, छात्रों की सूक्ष्म अधिगम कठिनाइयों की पहचान। सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए है, रचनात्मक मूल्यांकन की छात्रों की सूक्ष्म अधिगम कठिनाइयों की पहचान है। ठीक है, छात्रों की अधिगम की प्रमुख कठिनाइयों की पहचान से मतलब नहीं है व्यवहार की पहचान या गंभीर अधिगम की मतलब नहीं। सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगले प्रश्न की बात करें, दिया है गणित के शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए, किसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, गणित के शिक्षण में किसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, अधिगम के अनुभव प्रदान करने के समय, उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के समय, उद्देश्यों के वर्गीकरण और अधिगम के अनुभवों को प्रदान करने के बाद, उपरोक्त सभी स्तरों पर। ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर आप सब लोग दीजिएगा, ध्यान से सब लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। नहीं, कल कंप्यूटर क्लास नहीं हुआ था, लेकिन आज होगा, अपने ही टाइम पे होगा, आज होगा कंप्यूटर क्लास, सब लोग जरूर अटेंड करेंगे। तो सही उत्तर क्या हो गया, उद्देश्यों के वर्गीकरण और अधिगम के अनुभवों को प्रदान करने के बाद। सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, उद्देश्यों के वर्गीकरण और अधिगम के अनुभवों को प्रदान करने के बाद। सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें, अगला जो प्रश्न है वह है दिया, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन विधि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक मूल्यांकन की विधि नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, तैयारी नहीं है, प्रश्नावली नहीं है, चेकलिस्ट नहीं है, कौन सा नहीं है आपका क्या मूल्यांकन की विधि नहीं है। ध्यान से सब लोग प्रश्न का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग ध्यान से करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगी, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आपके प्रश्न में, भूल मत करिए, सारा काम छोड़ करके पूरी क्लास अटेंड करिए, सारा काम छोड़ करके पूरी क्लास को अटेंड करिए। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करना नहीं भूलेंगे, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और पूरी क्लास आप लोग अटेंड करिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन विधि नहीं है, तो जो तैयारी है यह मूल्यांकन से मतलब नहीं, साक्षात्कार, प्रश्नावली, चेकलिस्ट, ये तीनों मूल्यांकन से रिलेटेड हैं, बट आपकी तैयारी जो है वह रिलेटेड नहीं है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला जो प्रश्न है वह है, शैक्षिक उद्देश्य, अध्ययन, अनुभव और मूल्यांकन के बीच किसका संबंध होता है। शैक्षिक उद्देश्य, अध्ययन, अनुभव और मूल्यांकन के बीच संबंध होता है, रैखिक, त्रिकोणमिति, द्विध्रुवी या संबंधित नहीं होता। ध्यान से प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की कैटेगरी में है। तो यह एक बताया गया है, यह बताया गया है। तो ध्यान से, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या हो गया, यह भाई देखिए आप लोग पढ़े हो, यहाँ पे ये तीन बातें क्या, यह आप पढ़े हो, पढ़ चुके हो, तीनों बातें ये आप क्या हो, पढ़ चुके हो। तो बिल्कुल सब लोग बेहतर बता रहे हैं, सब लोग बेहतर बना रहे हैं। तो क्या एक आपका क्या, एक अनुभव हो गया, एक अध्ययन अनुभव हो गया, एक क्या हो गया आपका अनुभव। दूसरी बात अगर आप करते हैं तो क्या, उपकरण और तकनीकी, एक क्या हो गया आपका उपकरण और क्या तकनीकी। और एक जो सबसे अहम बात है वह क्या है आपका शैक्षिक उद्देश्य, ये क्या है आपका शैक्षिक उद्देश्य। तो आपका शैक्षिक उद्देश्य, अध्ययन अनुभव, ये क्या है आपका, ये अध्ययन अनुभव और उपकरण और के बीच, और ये मूल्यांकन, उपकरण और तकनीकी वही चीज है, तो के बीच किसका संबंध होता है, यह आपका त्रिकोणीय संबंध होता है। सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो सेकंड पेपर में मैथ जो मतलब वर्ग 2 में मैथ 15 नंबर का आता है, जिसमें 12 नंबर का न्यूमेरिकल और आपका 3 नंबर का आपकी पेडागोजी। समझ में सब क्या है, 3 नंबर की पेडागोजी, 3 नंबर की जो होती है वह क्या आती है आपकी पेडागोजी आती है। बातें सबको समझ में आई।
अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला जो प्रश्न है वह है आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन। देखिए यह एग्जाम में छपेगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात आप सब लोग जानते रहेंगे, यह प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। जी नंदिनी, धन्यवाद मैम। तो देखिए ये निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षा के दौरान शिक्षक प्रगति का आकलन करता है ताकि निर्देश के दौरान शिक्षकों और छात्रों दोनों को निरंतर पुष्टि मिल सके। निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षा के दौरान शिक्षण प्रगति का आकलन करता है ताकि निर्देश के दौरान शिक्षकों और छात्रों दोनों को निरंतर पुष्टि मिल सके। स्थापन मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन। ध्यान से आप सब लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। जी बिल्कुल दिनेश बघेल जी, सभी लोग ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जी लास्ट में गणित से रिलेटेड कुछ बातें और बताएंगे, लास्ट में गणित से रिलेटेड कुछ बातें और बताएंगे, तो पूरी बात सुनिएगा, पूरी क्लास करिएगा, लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका संरचनात्मक मूल्यांकन। सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 20 संरचनात्मक मूल्यांकन। और कल के डेट में तो सारी चर्चा होगी ही कि जीत कैसे मिलेगी। सही उत्तर की बात, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी छात्र को गणित में परीक्षा, यदि किसी छात्र को गणित की परीक्षा में विभिन्न परीक्षकों द्वारा दिए गए 80 में से समान 42 अंक प्राप्त होते हैं तो यह निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन की कौन सी विशेषता को दर्शाता है। 80 में से समान 42 अंक प्राप्त होते हैं तो यह निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विशेषता को दर्शाता है। निष्पक्षता, वैधता, विश्वसनीयता या प्रयोज्यता। ध्यान से सब लोग बताएंगे। बिल्कुल बातें समझ में, ध्यान से सब लोग प्रश्न का उत्तर करेंगे। आज जो होना है भाई, मूल मंत्र आपको चर्चा होगी, आज इस क्लास के अंत में गणित के विषय पे चर्चा होगी, तो पूरी बात आप सब लोग सुनिएगा। सही उत्तर क्या दर्शाता है, विश्वसनीयता। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधि नहीं है। निरीक्षण नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, छात्रों द्वारा बनाया गया शिक्षण मॉडल नहीं है, या श्रुतलेख नहीं है। कौन सा नहीं है वह बताना है, कौन सा नहीं है वह बताना है। ध्यान से सब लोग भाई, क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा सब लोग। इतने सारे लोग आप लोग लाइव हैं 1000 प्लस, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। तो देखिए यहां पे जो सही उत्तर है वह क्या है, जैसा कि आप सब लोगों ने बताया, सही उत्तर क्या है आपका जी श्रुतलेख। ठीक है ना। सही उत्तर क्या, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधि नहीं। निरीक्षण विधि है, साक्षात्कार है, छात्रों द्वारा बनाया गया शिक्षण मॉडल, बट ये आपका ऑप्शन नंबर डी श्रुतलेख जो है वह नहीं है। अगले में प्रश्न की बात करूं, अगला टॉपिक है, टॉपिक बदल गया। अगला जो है वह है आपका क्या, अगला जो है आपका गणितीय आगमन विधि में दूसरे चरण में निम्नलिखित सम्मिलित है। गणितीय आगमन विधि में दूसरे चरण में सम्मिलित है क्या, प्रारंभिक मापन के लिए कथन सत्र। यह आपका मिक्सअप है, ये कोई आपके टॉपिक वाइज नहीं है, ये आपके मिक्सअप क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो देखेंगे गणितीय आगमन विधि में दूसरे चरण में सम्मिलित है प्रारंभिक मान के लिए कथन सत्य। यदि कथन संख्या n के लिए सत्य है तो n+1 के लिए भी सत्य है। P सत्य है और फिर P के साथ अन्य स्वयं सिद्धों का उपयोग करके सीधे यह दिखाने के लिए Q सत्य है। यदि P तो Q का अनुमान दृढ़ता के प्रमाण का निर्माण करके लगाया जा सकता है, यदि Q नहीं होता तो P नहीं। ध्यान से इस क्वेश्चन का उत्तर आप सब लोग दीजिएगा। आगमन विधि में दूसरे चरण में जो सम्मिलित है वह क्या है। बिल्कुल सही उत्तर ज्यादातर लोगों का आ रहा है। बिल्कुल सही उत्तर जो ज्यादातर लोगों के लिए आ रहा है, क्या आ रहा है कि यदि कथन संख्या n के लिए सत्य है तो यह n+1 के लिए भी सत्य है। सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी है। यदि कथन संख्या n के लिए सत्य है तो यह n+1 के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बातें सबको समझ में आ रही होगी। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला जो दिया गया है वह है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बच्चों को उन स्थितियों में लागू विभिन्न अवधारणाओं
प्रक्रियाओं के बीच अंतर संबंध बनाने के लिए प्रतिनिधित्व के अपने कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। 123 इंच लंबी लकड़ी की पट्टी से कितने 6 इंच के टुकड़े काटे जा सकते हैं। स्कूल के बगीचे में उपलब्ध पेड़ों का योग ज्ञात कीजिए। राहुल के पास 435 आम है, उसने 3 रुपए प्रति आम की दर से उन्हें बेच दिया। राहुल के पास अब कितने पैसे हैं? एक खेत की लंबाई और चौड़ाई 3 गुना है तो इसकी परिधि 4800 मीटर है। खेत का आयाम क्या है? क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से आप सब लोग इस क्वेश्चन का भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में किस स्थिति में बच्चों को उन स्थितियों में लागू विभिन्न अवधारणाओं और प्रक्रियाओं के बीच अंतर संबंध बताने के लिए प्रतिनिधित्व के अपने कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है? अपने कौशल का, देखिए, अपने कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता है। किसमें अपने कौशल की आवश्यकता नहीं है? 123 इंच लंबी लकड़ी को पट्टी से कितने 6 इंच के टुकड़े काटे जा सकते हैं, यहां तो उनको अपने कौशल दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो बात गलत हो गई, इसमें दिखाना पड़ेगा, नहीं वाला हमें दिखना है। स्कूल के बगीचे में उपलब्ध पेड़ों का योग ज्ञात कीजिए। भाई, स्कूल के बगीचे में उपलब्ध पेड़ों का योग ज्ञात कीजिए, वहां उनको अपने कौशल दिखाने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। सीधा सीधा वो क्या करें, गिन लेंगे। स्कूल के बगीचे में उपलब्ध पेड़ों का योग ज्ञात कीजिए। सही उत्तर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। राहुल के पास 435 आम है, उसने 3 रुपए प्रति, यहाँ तो कौशल दिखाना पड़ेगा भाई, यहाँ तो कौशल दिखाना पड़ेगा। एक खेत की लंबाई चौड़ाई 3 गुना है, इसकी परिधि इतनी है तो खेत का आयाम क्या होगा? तो भाई यहां भी दिखाना पड़ेगा उनको अपना कौशल, बट ऑप्शन नंबर बी सही है इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न की बात करें, अगला जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं? गणित के प्रति रुचि और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय ज्ञान को लागू करना, समस्या समाधान में एल्गोरिदम का उपयोग करने के लिए कौशल विकसित करना। पर जब जहां बात आए किसकी, मैंने आपको बताया है, जहां बात आए एल्गोरिदम की, तो वहां पे हर कंडीशन में अलग, एल्गोरिदम नियम के अनुसार तो निगेटिव है, लेकिन हर जगह के लिए वो अलग अलग बात होती है। यहां तो क्या था, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं? गणित के प्रति रुचि और सकारात्मक, ये बात तो सही है भाई, ये बात तो सही है। उसके बाद वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय ज्ञान को लागू करना, समस्या समाधान में एल्गोरिदम का उपयोग करके, मतलब स्टेप बाय स्टेप कलन विधि का उपयोग करके कौशल विकसित करना, ये भी सही है। तीनों बातें क्या है? सही है, अर्थात ABC, अर्थात आपका उपरोक्त सभी, आपका ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करो, अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है क्या? कक्षा 5 के छात्र, कक्षा 5 का छात्र राहुल गुणन की गणितीय समस्या को इस प्रकार हल करता है। कक्षा 5 का छात्र राहुल गुणन की गणितीय समस्या को इस प्रकार हल करता है। यह राहुल द्वारा गुणन के किस नियम का प्रयोग किया गया है? किस प्रकार हल करता है? यह क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया है, यह क्वेश्चन नहीं दिया गया कि किस प्रकार हल करता है। अच्छा, इधर दिया गया है क्वेश्चन, यहां दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है। कक्षा 5 का छात्र राहुल गुणन की गणितीय समस्या को इस प्रकार हल करता है। राहुल द्वारा गुणन के किस नियम का पालन किया गया? यहाँ 15 गुणे 17 किया, तो बांट लिया, 10 + 7 किया, फिर गुणा किया। तो यह कौन सा नियम है? मैंने पढ़ाया है कि यह कौन सा नियम है, जल्दी से बताइए भाई। बिल्कुल, यह कौन सा नियम है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। एक नियम बन सकता है, देखिए सबसे, यह क्या है आपका? वितरण नियम। यह क्या है आपका? वितरण नियम। यह अगर ये बांट करके 15 गुणे 17 फिर 10 + 7 इस तरह से करे तो ये क्या है आपका? यह वितरण नियम है। अब बात करते हैं संवरक नियम क्या होता है। संवरक नियम यह होता है, जैसे आपने किया 2 गुणे 4, 2 गुणे 4 या 2 गुणे 4 और फिर गुणे 5 कर लिया, ऐसे बराबर आप कर सकते हो 2 गुणे 4 गुणे 5। यह क्या है आपका? संवरक नियम है। यह क्या है आपका? संवरक नियम है। बात आती है क्या, ठीक है, यह क्या है आपका? ये संवरक, 2 गुणे 4 गुणे 5, सॉरी ये भूल हो गई, ये संवरक नहीं, यह साहचर्य नियम हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा आपका? साहचर्य नियम। ये जो नियम है भूल से बता दिए, ये साहचर्य नियम है। यह क्या है आपका? साहचर्य नियम है। 2 गुणे 4 गुणे 5 अगर इस तरीके से रखें, फिर हम लोग क्या करें? 2 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे, तब यह साहचर्य नियम है। यह क्या है आपका? साहचर्य नियम। ये दोनों एक में ही, आप अलग अलग कर लो। ये ऐसे,
एक बार ब्रैकेट आप इसके साथ रखो, एक बार इसके साथ रखो, तो यह क्या है आपका, यह आपका साहचर्य नियम है। ठीक है, यह गुणन का साहचर्य नियम है। और जो आपका क्रम विनिमय नियम होता है वह क्या होता है, एक क्रम विनिमय नियम, चाहे आप 3 गुणे 5 लिखिए और चाहे 5 गुणे 3 लिखिए, यह नियम क्या कहलाता है, आपका क्रम विनिमय कहलाता है। साहचर्य नियम मैंने बता दिया, आपका वितरण नियम भी मैंने आपको क्या किया, बता दिया। अब संवरक क्या होता है, ठीक है, संवरक क्या होता है, संवरक की कहानी थोड़ी सी अलग है। इस नियम में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे P और Q पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, तो अगर क्या है कि यहाँ पे P अगर Q अगर क्या है पूर्ण संख्या है, तो इनका गुणनफल क्या होता है, वो भी पूर्ण संख्या होगा, वही क्या है, संवरक है। क्योंकि अगर दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, प्राकृतिक संख्या का संवृत होता है, मतलब दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, तो पी क्यू का गुणनफल, अगर पी क्यू प्राकृतिक है तो उसका गुणनफल भी क्या आएगा, प्राकृतिक आएगा। यह क्या है, आपका संवरक नियम है। तो क्रम विनिमय नियम, जैसा कि आप सब लोगों ने अभी मैंने बताया कि 3 गुणे 5 या 5 गुणे 3, साहचर्य नियम 2 गुणे 4 गुणे 5, ब्रैकेट का केवल अंतर है, बाकी चीजें वही है। और वितरण नियम इस तरह से आपको बांट करके गुणा करना। और आपका संवरक नियम, दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, अगर प्राकृतिक दो प्राकृतिक संख्या है, अगर उनका गुणनफल क्या होगा, प्राकृतिक संख्या, यही क्या है आपका संवरक नियम। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पढ़ाने के संकीर्ण उद्देश्य शामिल हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पढ़ाने के संकीर्ण उद्देश्य शामिल है बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, संख्यात्मक से संबंधित उपयोगी क्षमताओं का विकास, गणितीय रूप से सोचने और तर्क करने के लिए बच्चे के संसाधनों का विकास, समस्याओं को निरूपित करने और हल करने की क्षमता का दृष्टिकोण। ध्यान से बताइएगा। देखिए नेहा साहू 2 और 3 ये नेचुरल नंबर है, अगर हम उनका प्लस, देखिए गुणन का मैं जो बात कहा मैम ने, ये जो नियम बताया मैंने, गुणन का संवरक नियम बताया, ये गुणन का संवरक नियम बताया कि अगर दो प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं, दो प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम लोग गुणा करते हैं, तो वह क्या होगा, वह हमेशा उत्तर उसका प्राकृतिक संख्या ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। दो प्राकृतिक संख्याओं का अगर गुणनफल करते हैं तो हमेशा वो प्राकृतिक संख्या ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ध्यान से सब लोग करेंगे। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका, संख्यात्मक से संबंधित उपयोगी क्षमताओं का विकास, आपका ऑप्शन नंबर सी। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पढ़ाने के संकीर्ण उद्देश्य संख्यात्मक से संबंधित उपयोगी क्षमताओं का विकास। ठीक है, सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला जो दिया गया है, एनसीएफ 2005 में उच्च प्राथमिक स्तर पर एक आवश्यक जीवन कौशल का उल्लेख है जिसमें सम्मिलित है डेटा हैंडलिंग, निरूपण और व्याख्या, स्थानिक तर्क और प्रतिचित्रण। सीधी सी बात है, उच्च प्राथमिक की बात किया है यहाँ पे उच्च प्राथमिक की बात किया है। ये बात जानते रहेंगे, विशेष ध्यान देंगे। डेटा हैंडलिंग, निरूपण और व्याख्या, स्थानिक तर्क और प्रतिचित्रण, बीजगणितीय संकेतन या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर भाई तीनों हो गया, जैसा कि आप सब लोगों ने बताया। डेटा हैंडलिंग, निरूपण और व्याख्या, स्थानिक तर्क और प्रत्यक्षीकरण, बीजगणितीय संकेतन। सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात है तो सही उत्तर क्या होगी आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है, गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान कीजिए। वास्तविक जीवन की वस्तुओं के परिमाप भी होते हैं। परिमाप किसी समतल वस्तु के चारों ओर की दूरी है जी। एक वृत्त के परिमाप को आमतौर पर परिधि कहता है, एकदम सत्य है। किसी वस्तु का परिमाप एक समतल आकृति द्वारा घेरा गया स्थान है, एकदम सवाल बोल रहा है। अगर आप पढ़े हैं तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि सही उत्तर क्या है, गलत कथन कौन सा है। वास्तविक जीवन की वस्तुओं के परिमाप भी होते हैं। बिल्कुल, वास्तविक जीवन की वस्तुएं जो होती हैं क्या उसके परिमाप नहीं होती। वास्तविक जीवन की वस्तुएं जैसे आपका मेज हो गया, ठीक है ना, क्या इसके परिमाप नहीं होगा। टेबल यूज करते हो, जो भी आप यूज करते हो, किसी न किसी रूप में इसका परिमाप होता है, ठीक है ना। यहाँ पे गलत कथन की पहचान किया है, ये सही है। परिमाप किसी समतल वस्तु के चारों ओर की दूरी है, जी हाँ। एक वृत्त के परिमाप को आमतौर पर परिधि कहा जाता है। अगले दिया है, किसी वस्तु का परिमाप एक समतल आकृति द्वारा घेरा गया स्थान होता है, एक समतल सीधा। ये बातें क्या है, यह बातें सही नहीं है। यह बातें क्या है, सही नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो गया, सही उत्तर हो गया क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि मैंने बताया, आपका ऑप्शन नंबर डी बेहतर।
बिल्कुल, व्याख्यातम भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, अगला दिया गया है असत्य कथन की पहचान कीजिए कि कौन सा सत्य नहीं है। क्षेत्रफल को एक सपाट आकार या किसी वस्तु की सतह के द्वारा घेरे जाने पर स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्षेत्रफल को एक सपाट आकार या किसी वस्तु की सतह के द्वारा घेरे जाने वाले स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहली बात कहा है जी, बिल्कुल ये सही बात कहा है, ये तो सही है। क्षेत्रफल को एक सपाट आकार या किसी वस्तु की सतह के द्वारा घेरे जाने पर, लक्ष्मीकांत जी यह क्या है, सही उत्तर है कि परिभाषित किया जा सकता है जी, सही है। एक आकृति का क्षेत्रफल एक बंद आकृति के क्षेत्रफल को घेरने वाले इकाई के वर्गों की संख्या है। एक आकृति का क्षेत्रफल एक बंद आकृति के सतह को घेरने वाली इकाई के वर्गों की संख्या है। ये बात भी क्या है आपकी, सही है। ये बात भी क्या है आपकी, सही है। क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग फुट, वर्ग इंच जैसे वर्ग इकाइयों में मापा जाता है। क्षेत्रफल को वर्ग में ही मापते हैं। ये भी बातें क्या है, एकदम सत्य है। अगली बात क्या कहा है, त्रिभुज वर्ग जैसी सीधी भुजाओं वाली, त्रिभुज में सीधी भुजा क्या होगी, त्रिभुज वर्ग जैसी सीधी भुजाओं वाली आकृतियों का क्षेत्रफल सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सही उत्तर क्या आपका, ऑप्शन नंबर डी। सभी लंबाइयों का योगफल परिमाप कहलाता है, ठीक है ना, क्षेत्रफल नहीं कहलाता। ठीक है, यहां आकृतियों का क्षेत्रफल समझ में आया मैम जी, बिल्कुल क्लियर। सब लोग बेहतर किए, निश्चित रूप से सब लोग बेहतर कर रहे हैं भाई, निश्चित रूप से सब लोग बेहतर कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला जो प्रश्न है अंतिम में, देखिए अंतिम में आज जो चर्चा होगी कि कैसे तैयारी करनी, क्या करना है, क्या आएगा, थोड़ा सा रुक करके जाएंगे जी। बिल्कुल अनुपमा जायसवाल मैम। प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियों और स्थान की समझ विकसित करते समय निम्नलिखित कार्यों को क्रमबद्ध करें। पहले क्या, 2D आकृतियों के गुणों को, उनकी भुजाओं और उनके कोणों को देखकर सुमेलित करना। दूसरा दिया है आपका सहज रूप से 2D आकृतियों को गुणा का वर्णन करना, 2D आकृतियों को श्रेणीबद्ध करना, विभिन्न 2D आकृतियों को भुजाओं, कोणों, विकर्णों को गिनकर उनका वर्णन करना। ध्यान से आप सब लोग, यह क्या करा, क्रमबद्ध करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्रमबद्ध करना है। टोटल आपके क्वेश्चन है 51, टोटल 51 क्वेश्चन है। बस 5 मिनट से 7 मिनट और है। तो सही उत्तर क्या हो गया भाई, सही उत्तर हो गया, सबसे पहले क्या करेंगे, सी, 2D आकृतियों को श्रेणीबद्ध करेंगे, पहले ये करेंगे। फिर उसके बाद 2D आकृतियों को गुणे, उनकी भुजाओं और कोणों के देखकर सुमेलित करेंगे, दूसरे नंबर पे कर लेंगे। तीसरे नंबर पे विभिन्न 2D आकृतियों की भुजाओं, कोणों, विकर्णों को गिनकर उनका वर्णन करेंगे, या तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे सहज रूप से 2D आकृतियों को गुणों का वर्णन करेंगे, अर्थात ये चौथे नंबर पे। अर्थात सही उत्तर क्या हो गया, सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, CADB। सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, CADB। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है आपका बच्चे के वातावरण में उन चीजों पर कक्षा में चर्चा शुरू करें जो लुढ़कती और फिसलती हैं। बच्चों को उनकी आकृतियों को देखने में मदद करें। देखें कि कुछ चीजें कैसे लुढ़कती हैं और न कैसे लुढ़कती हैं। स्रोत गणित जादू, सेकंड NCERT। इस तरह के सुझाव कक्षा 2 की NCERT पुस्तक में दिए गए हैं ताकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिल सके कि गणित कक्षा के लिए चर्चा सबसे अच्छी रणनीति है। शिक्षकों के लिए जरूरी है कि वे बच्चों को ध्यान अपने आसपास की चीजों की ओर आकर्षित करें। प्रदर्शन के साथ पूरक चर्चाओं से छात्रों का अवधारणा का बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। चर्चा कक्ष में कई दृष्टिकोण लाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए मैंने हमेशा कहा है कि अगर प्रदर्शन के साथ पूरक चर्चा बहुत जरूर, गणित में क्या होता है कि जब भी हम लोग क्लास शुरू करते हैं तो पिछली बातें चर्चा जरूर करते हैं कि अभी तक आपने क्या क्या सीखा है। तो सही हो गया क्या भाई, प्रदर्शन के साथ पूरक चर्चाओं से छात्रों को अवधारणाओं का बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। सही उत्तर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। प्रदर्शन के साथ पूरक चर्चाओं से छात्रों को अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है आपका अगला क्वेश्चन आपका है
प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के संबंध में गलत विधि की पहचान कीजिए। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के संबंध में गलत अवधारणाओं की पहचान कीजिए, गलत विधियों की पहचान कीजिए। त्रिभुज की परिभाषा पहले दी जानी चाहिए और फिर अभ्यास के लिए प्रश्न नोटबुक में कॉपी में देने चाहिए। ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए, प्राथमिक स्तर त्रिभुजों की अवधारणा को प्रस्तुत करने में गलत विधि की पहचान कीजिए। त्रिभुज की परिभाषा पहले दी जानी चाहिए और फिर अभ्यास के लिए प्रश्न नोटबुक में दी जानी चाहिए। ये कभी नहीं, पहले परिभाषा मतलब नहीं है। 3 छड़े लेकर गतिविधि प्रदर्शित करें और गुणों को सिद्ध करें कि जैसे किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये बात तो सही है। पेपर कटिंग गतिविधि का उपयोग करके आप अन्य गुणों को भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे किसी त्रिभुज के कोणों का योग 160 डिग्री के बराबर होता है। ये भी बात सही है। बच्चों को ड्राइंग शीट से बने त्रिभुजों की बड़ी संख्या दें और समझाएं कि सभी त्रिभुज 3 भुजाएं और 3 कोने होते हैं। सही उत्तर तीनों है और जो आपकी गलत है वह क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए। और गलत ही पूछा था, इसलिए सही उत्तर क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर ए। सबको निश्चित रूप से क्लियर हुआ, समझ में सबको आ रहा है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है गणित सीखने के बारे में सम्मिलित है तथ्य सिद्धांत ए और बी दोनों। ध्यान से सब लोग इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, बहुत जरूरी है। ध्यान से सब लोग इस प्रश्न का उत्तर करेंगे जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल मुकेश पटेल जी। तो सही क्या हो गया आपका? गणित सीखने के बारे में सम्मिलित है तथ्य सिद्धांत दोनों, अर्थात ए और बी दोनों। सही उत्तर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी हो गया। गणित सीखने के बारे में दोनों सम्मिलित हैं, तथ्य और सिद्धांत दोनों सम्मिलित हैं। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी हो गया, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की बात करें। अगला जो प्रश्न है वो जो दिया गया है वो है क्या? भिन्नों को जोड़ना सिखाते समय, भिन्नों को जोड़ना सिखाते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित में त्रुटि दिखाई देती है। भिन्नों का जोड़ना सिखाते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित में त्रुटि दिखाई देता है। 1/2 धन 1/3 मतलब ऊपर ऊपर जोड़ देता है, 3 2 5। ये उसे एलसीएम की दिक्कत है। तो 2 ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या सुधारात्मक कार्य कर सकता है? प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझाने में बच्चे की मदद करना, ये नहीं होगा। लघुत्तम समापरता की अवधारणा समझने में बच्चे की मदद करना। भाई सीधी सी बात है, इसको लघुत्तम प्रॉब्लम है तो लघुत्तम समापरता की अवधारणा को समझने में बच्चे की मदद करना। सही उत्तर क्या आपको? ऑप्शन नंबर बी। बच्चों को जितना हो सके उतना अभ्यास करने के लिए कभी नहीं, कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अरे भाई बिना हस्तक्षेप क्यों, कैसे सही होगा? समझ में सबको आया? तो सही उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की मैं बात करूं। जो अगला प्रश्न है वह है एनसीएफ 2050 के, एक क्वेश्चन और बचा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे पृथक्करण का उपयोग करते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे पृथक्करण का उपयोग करते हैं संबंधों की समझ के लिए, संरचनाएं देखने के लिए, तार्किक व्यवहार करने के लिए। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे पृथक्करण का उपयोग करते हैं संबंधों की समझ के लिए, रचनाएं देखने के लिए, तार्किक व्यवहार करने के लिए या दिए गए कोड का उपयोग करने के लिए। ध्यान से इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। तो सही उत्तर क्या हो गया भाई? जैसा कि आप सब लोगों ने बताया कि ये तीनों संबंधों की समझ के लिए, संरचनाएं देखने के लिए, तार्किक व्यवहार करने के लिए, अर्थात तीनों आपका ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि आप सब लोग ज्यादातर लोगों ने बताया। अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न की बात करें। गणित में त्रुटियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गणित में त्रुटियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह कथन निम्न में से क्या है? गणित में त्रुटियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह कथन क्या है? बिल्कुल सत्य ही होगा। असत्य है क्योंकि गणित में त्रुटि कोई गुंजाइश नहीं, गलत है। असत्य है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही को दर्शाती, जी नहीं। सत्य है चूंकि वे इस बारे में बताते हैं कि बच्चे गणित की संकल्पनाओं का निर्माण कैसे करते हैं, एकदम सही। सही उत्तर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है यहाँ पे? सत्य, चूंकि वे छात्रों को अंकों के बारे में प्रतिपुष्टि से मतलब नहीं है। सही उत्तर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी। सत्य है चूंकि वे इस बारे में बताती हैं कि बच्चे गणित की संकल्पनाओं का निर्माण कैसे करते हैं। ये रहे आपके टोटल 51 क्वेश्चन।
ये रहे आपके टोटल 51 क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो 51 क्वेश्चन का 51 कुछ सोच के 51 रखा गया होगा, तो कुछ तो मतलब होगा। मतलब यह है कि इसी में से आपके एग्जाम में आएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन था। प्लस कल तो मैंने पूरी गणित पढ़ाई दी थी, कल मैंने पूरी गणित पढ़ाई दी था, संपूर्ण गणित पढ़ा दिया था। जो चाहे वो अगर अभी नहीं देखे हैं तो जाकर के उसे देख सकते हैं, वह निश्चित रूप से आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। और आज जो मैंने पढ़ाया, यह जितने न्यूमेरिकल बताए थे उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में बनेंगे। जितने न्यूमेरिकल बताए थे, जितने मैंने पढ़ाए हैं, उसी से आपके एग्जाम में बनेंगे। कहीं बाहर से कोई एक क्वेश्चन नहीं आएगा। न्यूमेरिकल की बात मैं करूं, पेडागोजी का कोई भी आपका आएगा, आप लोग आसानी से कर लोगे। और न्यूमेरिकल भी आपका वही आएगा जो आप पहले से पढ़े हो, जो आप पहले से पढ़े हो वही। बिल्कुल शिवांकी गुप्ता, जो क्या कहते हैं कि यह जो मैम ने कहा कि सर टाइम वाला नहीं पढ़ाएं, तो उसका अलग से क्लास होगा। उसका आज 5 बजे वह समय परीक्षण का अलग से क्लास होगा। आज शाम को 5 बजे वह समय परीक्षण का अलग से क्लास होना है भाई। वह जी वह 5 बजे अलग से होना है जी। तो और बाकी हम लोग गणित में कैसे ज़्यादा बेहतर नंबर लगाएंगे, क्या करना होगा अगर नहीं आ रहा है, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं एग्जाम में। अगर हमारी पूरी तैयारी नहीं है, जिसकी तैयारी है तो पूरा बेहतर करेगा, निश्चित रूप से पूरा बेहतर करेगा, क्योंकि प्रतिदिन पूरी क्लास मेरी जो अटेंड किया है उसी में से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। पहले चैप्टर की बात करूं, पहला जो आपका मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, मीटर, इससे रिलेटेड बनना तय है। एक वर्गमूल घनमूल से बनना तय है। जैसा कि देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जो कल एक था 9 + 2 √14, शायद यही था, याद नहीं कंफर्म। इस तरीके का सवाल का वर्गमूल निकालिए, का वर्गमूल निकालिए। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है वर्गमूल घनमूल से। या CF LCM के टॉपिक कुछ भी बने, चाहे वो अनुपात वाले सवाल बने, चाहे वह अनुपात वाले सवाल बने, चाहे वह संख्या वाले सवाल बने, चाहे वह गुणनखंडों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या का योगफल, ये या वह छोटी से छोटी संख्या या वह बड़ी से बड़ी संख्या, एक सवाल बनेगा। एक अनुपात वाला सवाल, एक वह छोटी से छोटी संख्या, एक बड़ी से बड़ी संख्या, वह बनेगा। एक प्रतिशत का सवाल आपको अच्छे तरीके से बनेगा, एक आपका लाभ हानि का बनेगा, एक काम समय चाल का जो हमने पढ़ाया पहले ही आज का पहला सवाल श्याम वाला सवाल जो था उस तरीके का सवाल बनेगा। मजदूरी से सवाल बनेगा एक, और एक ट्रेन वाला सवाल जैसा कि हम रोज ही लेते हैं वो भी आपका 1 नंबर का बनेगा, वो भी आप सब लोग जानते रहेंगे। परसेंटेज का बनेगा, घन का एक क्वेश्चन बनेगा, वर्ग और आयत का एक क्वेश्चन बनेगा, घनम घनाप का आपका एक क्वेश्चन बनेगा। तो जितने टॉपिक मैंने पढ़ा, एक सवाल औसत से बहुत जरूरी, जानते रहिएगा, एक सवाल औसत से बनेगा, वह महत्वपूर्ण है औसत से बनना निश्चित रूप से। और एक सवाल आपका औसत से बताने के बाद आपका अनुपात समानुपात का सवाल एक क्वेश्चन बनेगा। अनुपात समानुपात भी आपके लिए बहुत जरूरी है, एक आपका बन सकता है, वो निश्चित बनता है आपके एग्जाम में। तो जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं आप उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन लिए गए थे और प्लस कल भी कराए गए थे। अगर आप उतना किए हैं तो आपका गणित में 18 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, 18 में से 18 पूरा का पूरा सही होगा। और रही बात पेडागोजी, आप लोग क्लास में बहुत बेहतर तरीके से पढ़े हैं, यूट्यूब पे आपने अच्छा अपना किया, एक्सरसाइज किया है, बहुत दोहराया है आपने, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, टेस्ट सीरीज के साथ भी आप लोग प्रैक्टिस किए हैं। तो मुझे लगता है कि गणित में आपके अंक वर्ग 3 की बात करें तो कितना भी कम होगा तो 25+ ही रहेंगे। जो क्लास प्रतिदिन अटेंड किया है, संभावना ऐसी है कि 29-30, गणित ही एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको 30 में 30 नंबर दिलाएगा वर्ग 3 में। 30 में 30 बहुत सारे के सही रहेंगे। 80% हमारे यहाँ जितने पढ़ने वाले हैं 80 से 90% ऐसे होंगे जो 25+ रहेंगे, और आपके मान के चलिए 20% ऐसे भी रहेंगे जो 30 में 30 मिलेगा उनको नंबर। इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। आगे हम लोग और भी चर्चा करेंगे कि कैसे रणनीति अपनाएं, लास्ट टाइम पे हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है, कैसे माइनस मार्किंग से बचें, और सारी रणनीति नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास होने जा रही है, हम लोग चर्चा करते रहेंगे। और आपकी क्लास आज की कंप्यूटर की जरूर होगी, अभी आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा कंप्यूटर क्लास कितने बजे होगी। धन्यवाद, जय श्री श्याम, आप सब लोग अपना ध्यान रखें। 5 बजे जो देखिए लास्ट का जो मैथ का समय परीक्षण का 1 नंबर का बनता है, वह 5 बजे से 6 बजे आपकी क्लास होगी। समय परीक्षण की जो क्लास वह शाम को 5 से 6 होगी, तो आप लोगों को क्लास करना ना भूलें, जो कि वर्ग 3 के लिए है। धन्यवाद, जय श्री श्याम।
अभी क्लास आपकी जो चलने जा रही है, तुरंत आपकी 5 मिनट बाद आपकी इंग्लिश की क्लास लगने जा रही है, 5 मिनट बाद आपकी क्लास इंग्लिश की लगने जा रही है, तो आप लोग इंग्लिश की क्लास करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री श्याम। ओके नंदिनी पांडे मैम, धन्यवाद। ऐसा मत कही लक्ष्मी मैम।